हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो ट्यूशन। तो आज हम फिर हाजिर है आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो लेसन को स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता दूं कि हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं या फिर जो भी नोट्स को दे रहे हैं आपको, वो है संदीप गर्ग बुक्स। ठीक है। और उसके बाद है वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या सीखना है इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में हमें यह सीखना है स्पेशली डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी किस काम आता है? तो जब हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम जब हम लोग निकालेंगे अगले चैप्टर में, उसमें हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। इसीलिए हमें डोमेस्टिक टेरिटरी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स जो कि एक कंट्री द्वारा कंट्रोल की जाती है। कंट्री मान लो कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, इंडिया है। ठीक है, मैंने मैप ऐसे बनाया है कि समझ लो कि ये इंडिया है। तो ये हमें पता है कि ये सारा क्या है, ये सारा पॉलिटिकली कंट्रोल किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो ये तो हमें पता ही है कि ये क्या है, हमारा एक डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन केवल क्या यही हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज है, उसी को हमें देखना है। तो सबसे पहले शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू कंट्रीज। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे कि एयर इंडिया को अगर कोई इंडियन कंट्रोल कर रहा है या फिर इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, और ये दो कंट्रीज के बीच में मान लो कि वो कतर जाता है, कतर एक कंट्री है, तो वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। तो ये जो जगह पे ऑपरेट कर रहा है और या फिर ये एयरलाइंस या फिर ये शिप्स, यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, ये सारे क्या आ रहे हैं, ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जा रहा है। भले ही ये कतर में है, लेकिन ये एयरपोर्ट जो इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन लोगों के कंट्रोल में है, उसे हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में। ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। फिर फिशिंग वेसल्स जैसे कि मान लो कि कोई मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं ना, तो यह जो है समुद्र का पार्ट हो गया। तो हमारे जो ये है लैंड बाउंड्रीज के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो ओशंस में होते हैं हमारे। ये सब सारे हमारे क्या है, ये सब हमारे ही पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो मछुआरे फिश पकड़ने जा रहे हैं, तो ये सब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज में काउंट होंगे। फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, तो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं गैस के, जैसे कि ओएनजीसी है ना, जो कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैंकर्स लगाता है ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज में काउंट होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा एम्बेसीज एंड काउंसिलेट्स। तो एम्बेसीज क्या होता है? हर एक कंट्री में एम्बेसीज होता है। मान लो कि कल को आप पाकिस्तान जाते हो, आप अगर पाकिस्तान जाते हो और अगर मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, तो वहां पे आपको कौन हेल्प करेगा? आपको तो कोई जान पहचान का है नहीं वहां पे। इसीलिए इंडियन एम्बेसीज पाकिस्तान में होगा। तो आप जाके इंडियन एम्बेसीज को क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो हेल्प के लिए, तो वो आप लोगों को हेल्प करेगा। तो ये है तो पाकिस्तान में, लेकिन ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसी तरीके से पाकिस्तान का भी एम्बेसी इंडिया में होगा। हर एक कंट्री का एम्बेसी हर एक कंट्री में होता है, तो वो एम्बेसी भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होता है। साथ ही साथ काउंसलेट भी एक एम्बेसी के जैसा ही होता है, लेकिन वो छोटे लेवल पे होता है, क्योंकि एम्बेसी सारे काम नहीं कर सकते, इतने सारे काम को नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे काम को काउंसलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। यानी कि मान लो कि कोई हमारा बेस है, मिलिट्री बेस है कहीं और पे, तो ये तो हमारे लोकेशन में तो नहीं आ रहा है, लेकिन है तो इंडिया का मिलिट्री बेस है ना। जिस तरीके से अमेरिका का मिलिट्री बेस क्या पूरा वर्ल्ड में हर जगह पे उसने अपने बेसिस बना के रखे हैं, तो वो हर जगह उसका अमेरिका का क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। उसी तरीके से हमारा जो ये मिलिट्री बेस है किसी और कंट्री में हो सकता है, कहीं आइलैंड पे हो सकता है, तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। तो ये आप चाहो तो नोट कर लो। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है नॉर्मल रेसिडेंट। तो क्या है नॉर्मल रेसिडेंट? तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री उसको रेफर किया जाता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो कि उसी कंट्री पे रहता है और उसी कंट्री में उसके सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ठीक है,
ये इंडिया है और आप इंडिया में ही रहते हो और आपके सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट कमाते हो, खाते हो, सारे इसी कंट्री में करते हो, तो आप इस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सचिन तेंदुलकर का सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यहाँ पे, लेकिन वो गया किसी और कंट्री में खेलने के लिए, तो क्या वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए कम से कम मोर देन 1 ईयर कहीं पे आपको रहना होगा और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होना चाहिए, तब आप कहला सकते हैं कि आप दूसरे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सचिन चला गया यूके है और वो 1 साल से ज्यादा है और उसके सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूके में ही है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा यूके का। तो आप सोच रहे होंगे क्या उसका सिटीजनशिप छिन जाएगा? तो ये नहीं है। सिटीजनशिप और नॉर्मल रेसिडेंस दोनों अलग अलग होता है, अगले टॉपिक में समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझो कि नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, जो एक ही कंट्री में रहता है और उसके सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में, यानी कि कमाना खाना सब। क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा? तो सबसे पहला तो फॉरेन टूरिस्ट और ट्रेवलर्स जो भी है वो आते हैं, घूमते हैं, घूमने के बाद वापस चले जाते हैं, वो परमानेंटली यहाँ पे सेटल नहीं होते हैं, या फिर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री में नहीं है, तो उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर फॉरेन स्टाफ, एम्बेसीज ऑफिशियल या फिर एम्बेसी के मेंबर्स, वो भी इसमें नहीं आते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ या फिर WHO, है ना, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं कैलकुलेट करेंगे और इसके जो मेंबर्स होंगे या फिर स्टाफ होंगे उसे भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। साथ ही साथ बॉर्डर वर्कर्स, तो बॉर्डर वर्कर्स भी नहीं आए। मान लो फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के बॉर्डर के पास रहते हो, ठीक है, रहते तो आप पाकिस्तान में हो, लेकिन काम करने के लिए दिन रात आप इंडिया में ही रहते हो, तो आपका जो है नॉर्मल रेसिडेंट किसमें कहलाएगा? वो आपके पाकिस्तान में ही कहलाएगा। भले ही आप 24 घंटे में से 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे इंडिया में रह रहे हो, लेकिन आपका नॉर्मल रेसिडेंट वो इंडिया में काउंट नहीं कर होगा। आपका नॉर्मल रेसिडेंट कब कहाँ कहलाएगा? वो पाकिस्तान का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। आई होप आपको नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आप ये कॉपी कर सकते हो या फिर आपके पास अगर संदीप गर्ग बुक है तो आप वहां से भी देख ले सकते हो। तो चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सिटीजनशिप और रेसिडेंशिप के बीच में डिफरेंस बिटवीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो सिटीजनशिप क्या है? ये एक तरीके का हमारा एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ, जो लॉ के द्वारा मिलता है और आपके प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से पता चलता है। जैसे कि अगर कोई इंसान है ना, अगर जन्म लेता है इंडिया में, वो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप बन जाता है इंडिया का, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर एक कोई पर्सन वो जन्म लेता है इंडिया के बाहर, लेकिन वो अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए और इंडियन लॉ उसको अलाउ कर देता है, तो फिर वो कहला सकता है कि सिटीजनशिप वो इंडिया का है। और रेसिडेंशिप क्या होता है? ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ये क्या था? लीगल कॉन्सेप्ट लॉ के द्वारा। ये क्या है? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑन द बेस ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ए पर्सन। तो उसका इंटरेस्ट किस तरीके का है और कहां पे है। जैसे कि एक इंडिविजुअल देख लो, वो नॉर्मल रेसिडेंट है एक कंट्री का और वो ऑर्डिनरली रिसाइड किस कंट्री में रहता है? उसी कंट्री में रह रहा है 1 साल से ज्यादा, ठीक है, और उसके बाद उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्रीज में है। यानी कि आप अगर किसी कंट्री में रहते हो, उसी कंट्री में आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और अगर आप 1 साल से ज्यादा वहां पे रहते हो, तो आपको कहलाया जाएगा वो रेसिडेंशिप। और ये सिटीजनशिप क्या होता है? ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 1-2 टॉपिक्स हैं और इस चैप्टर की, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, ताकि जो है ना आप जो सम्स है वो आसानी से प्रैक्टिस कर सको। कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई भी चैप्टर चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर कोई डाउट हो तो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। हम चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।